अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। रीनल फेलियर एंड इट्स क्योर। पहली बात कि रीनल फेलियर क्या चीज़ है। किडनीज हैं, काम कर रहे हैं अपना ऑस्मो रेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन। अब होता ये है कि किडनीज के अंदर मौजूद नेफ्रॉन्स डैमेज होना शुरू होते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं, नेफ्रॉन्स की तादाद कम होना शुरू होती है। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में मौजूद हैं, उनकी तादाद अब कम होना शुरू हो गई है। ऑफ कोर्स जो इसका फंक्शन है नेफ्रॉन का, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये भी ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगा। यानी ना सही तरीके से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, आई मीन यूरिया, बॉडी से बाहर निकल सकेगा, और इसी तरीके से सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो बैलेंस बॉडी ने कायम किए हुए हैं ड्यू टू द किडनी फंक्शंस, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। सो व्हेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स take place in the kidney, the condition is called as renal failure, and it afterward consequences urea become not able to get rid from the body, and thus the nitrogenous waste, excess water and salt, some ions, they may accumulate in the body। और ऐसी कंडीशन में जब इनकी accumulation होती है तो ये एडिमा को भी आगे लीड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि नेफ्रॉन की ये जो डिस्ट्रक्शन होती है ये किस वजह से होती है। यानी मेरा इशारा रीनल फेलियर के काजेस की तरफ है। तो यहां आपकी बुक ने दो बातें लिखी हैं, पैथोलॉजिकल काजेस एंड केमिकल काजेस। अगर पैथोलॉजिकल काजेस की बात करें, इट इज़ ड्यू टू द इन्फेक्शन। किडनीज के अंदर कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया जिस वजह से नेफ्रॉन्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए हैं और उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई है। इसी तरह केमिकल काजेस की बात करें तो आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे बड़े टॉक्सिक किस्म के केमिकल्स बनते हैं या यूज़ होते हैं, वो किसी तरीके से इंजेस्ट हो गए हैं और अंदर चले गए हैं और किडनीज को डैमेज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस तरह दूसरे बड़े पॉइजनस किस्म के केमिकल्स हैं, वो डैमेज कर सकते हैं। सो दीज आर दी पैथोलॉजिकल एंड केमिकल काजेस। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, रीनल फेलियर का इफेक्ट। इट रिजल्ट्स डिक्रीज number of nephrons, and it disturb the excretory and osmoregulatory functions। ख़ास तौर पे जो ग्लोमेरुलस का रीजन होता है ना, वहाँ पे इन चीज़ों के इफ़ेक्ट्स के चांसेस या केमिकल काजेस हैं, पैथोलॉजिकल काजेस हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्ट ग्लोमेरुलस के रीजन के ऊपर करते हैं। ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं होगी, या फिल्ट्रेशन अगर ठीक तरीके से चले हो भी जाती है तो बाद वाले जो प्रोसेसेस हैं रीअब्जॉर्प्शन के, सिक्रीशन के, वो मुतासिर हो सकते हैं। तो खैर ये इफेक्ट नेफ्रॉन में किसी भी जगह पे हो सकते हैं, और किसी भी जगह पे, एक भी जगह पे हो जाए तो इससे इसके जो फंक्शंस हैं वो मुतासिर होते हैं। अब रीनल फेलियर का क्योर क्या है। टेम्पोरेरली क्योर की बात होगी पहले। टेम्पोरेरली इसका क्योर क्या है, वर्ड है डायलाइसिस। अब डायलाइसिस दो तरह की है, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरी है पेरिटोनियल डायलिसिस। पहले बात कर लेते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में लेट्स सपोज ये एक डायलाइजर मशीन है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कैन पास एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास। ये मेम्ब्रेन
के थ्रू हमने इस चैम्बर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका जो एक चैम्बर है इसमें हम लेते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, इसमें है डायलाइजिंग फ्लूइड। रिमेंबर इसकी कंपोजिशन डायलाइजिंग फ्लूइड की सेम है एज द प्लाज्मा। ये जो दूसरा चैम्बर है ये खाली होता है, इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेशेंट का आर्म है, बाजू है पेशेंट का, तो उसकी जो आर्टरी है उसकी आर्टरी से हम ब्लड ले रहे हैं फ्रॉम द आर्टरी। ब्लड आता है, पेशेंट है, ऑफ कोर्स इसके ब्लड के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें यूरिया और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट या साल्ट्स या वाटर ये एक्सेस में है, ये हमने रिमूव करना मकसद ये। अब जैसे ये ब्लड यहाँ पहुँचेगा, इस ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो चीज़ें एक्सेस में हैं और माइक्रोमॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, एग्जांपल यूरिया, वाटर, साल्ट्स, वो चीज़ें यहाँ पर भी हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में, यूरिया, वाटर एटसेट्रा, सेम वो चीज़ें यहाँ पर भी हैं, लेकिन वो नॉर्मल परसेंटेज के साथ है, नॉर्मल मिकदार में। यहाँ जो पेशेंट से ये चीज़ें आ रही हैं ये ज़्यादा हैं। अब जब ये चीज़ें यहाँ एक्सेस में होंगी और ये चीज़ें यहाँ पे कम होंगी, तो ये यूरिया, साल्ट्स, वाटर जो एक्सेस में है ये इस मेम्ब्रेन में से मूव करके डायलाइजिंग फ्लूइड में आना शुरू हो जाएंगे। जो ये चीज़ें इस तरफ आती जाएंगी, इस ब्लड में मौजूद इन चीज़ों का लेवल कम होता जाएगा, यानी ब्लड साफ होता जाएगा। दूसरी साइड से यहाँ एक आउटलेट लेते हैं और इसको पेशेंट की वेन के अंदर वापस दाखिल करवा दिया जाता है इनटू द पेशेंट वेन। यानी यहाँ से इस इनलेट से जो ब्लड आ रहा है पेशेंट का, उसमें यूरिया, साल्ट्स, वाटर ज़्यादा थे, जिसको निकालना मकसद था, और इस प्रोसेस से ये डिफ्यूज़ करके इधर आते गए। जो ब्लड साफ़ होता गया वो बॉडी को दोबारा रिटर्न हो गया, क्योंकि इसमें हम ब्लड को वॉश कर रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। अच्छा, एक और बात यहाँ पे काबिल गौर है, ये है इनलेट, यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड जाता है। अब जो यहाँ से वेस्ट आते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड में इन्हीं वेस्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाए और फिर मज़ीद वेस्ट यहाँ पे आना रुक भी सकते हैं, बल्कि यहाँ से ये वापस भी जा सकते हैं। यानी कि ये डायलाइजिंग फ्लूइड एक ख़ास टाइम के बाद नाकारा हो जाता है। तो फिर ये किया जाता है, यहाँ से यूज़ जो हो जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड उसको रिमूव किया जाता है, यहाँ से फ्रेश भरा जाता है। तो ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक ये प्रोसेस चल रहा है। इसके साथ साथ हम डायलाइजिंग फ्लूइड जो यूज़ हो रहा है उसको निकालते जाते हैं, और जो फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड है वो हम इस इनलेट से इसके अंदर एंटर करते जाते हैं। सो यू कैन से दिस इज़ द इनलेट एंड दिस वन इज़ द आउटलेट फॉर द डायलाइजिंग फ्लूइड। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियम से वर्ड निकला है, पेरिटोनियल डायलिसिस। फॉर एग्जांपल ये किडनी है, किडनी, इसके बाहर ये कैविटी है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। यानी अगर मैं फिजिकली दिखाना चाहूँ, ये जो कैविटी है ये लेटरल साइड पे आप कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम कैविटी। 2 कैथेटर इसमें एंटर करवाए जाते हैं, एक ये ऊपर से, एक ये नीचे से। यानी यूँ आप समझ सकते हैं कि एक कैथेटर ये इनलेट के तौर पे एक्ट करेगा, यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड जाएगा, और दूसरा कैथेटर जो है वो ये। तो इस तरह यानी ये एक इनलेट
और एक ये आउटलेट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड है, यहाँ पे जमा हुआ है, इसको निकालना मकसद है, जिसकी वजह से ओडिमा हुआ है। यहाँ से जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड यहाँ से एंटर होता जाएगा। जब यहाँ डायलाइजिंग फ्लूइड पहुँचेगा तो अपने साथ ये इन वेस्ट को लेके नीचे आता जाएगा और नीचे इस आउटलेट से डायलाइजिंग फ्लूइड प्लस वेस्ट ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। सो आउटलेट एंड दिस वन इज द इनलेट। यानी डायलाइसिस का मकसद बॉडी से यूरिया, एक्सेस वाटर, साल्ट्स एटसेट्रा रिमूव करना। अब सवाल ये है कि पेशेंट के लिए ये जो मुसीबत है कितनी देर के लिए झेलना पड़ती है, वो बर्दाश्त करता है। देखें, किडनीज जब फेल हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, ये काम जब तक उसने ज़िंदा रहना है उसको करवाना पड़ना है। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट्स वीक में 1 दफ़ा करवाते हैं, कुछ वीक में 2 दफ़ा करवाते हैं, कुछ वीक में 3 दफ़ा भी करवाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम कि किडनीज कितने % डैमेज हुए हैं। तो जितना सीवियरिटी ज़्यादा होगा उतना इसकी रेपिटेशन वीक में, उतना पेशेंट का विजिट टुवर्ड्स दी हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा कोई दूसरा सर्वाइवल नहीं है, सोर्स नहीं है कि डायलिसिस के बगैर यानी वो ज़िंदगी गुजार सके। ये टेम्पोरेरली सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, परमानेंट नहीं। अगर एक टाइम ऐसा आ गया है डायलिसिस से भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, डायलिसिस से भी काम नहीं चल रहा, एक एंड स्टेज रीनल डिजीज का हम इसको नाम देते हैं, यूरीमिया का नाम देते हैं, दैट इज इंक्रीज ब्लड यूरिया लेवल, डायलिसिस के ज़रिए भी जब सॉल्व नहीं होता तो फिर हम जाते हैं टुवर्ड्स द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सो इफ़ डायलिसिस फेल या ये डायलिसिस ठीक तरीके से पेशेंट को क्योर नहीं कर रहा, टेम्पोरेली भी क्योर नहीं कर रहा, तो फिर इसका जो लास्ट अल्टीमेट सोल्यूशन है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में, दैट इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट के लिए इतना आसान नहीं है। इसमें टिश्यू रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं और कदरे ज़्यादा होते हैं, आप कह सकते हैं। अगर तो टिश्यू रिजेक्शन हो जाती है तो ऑफ कोर्स डेथ। अगर टिश्यू रिजेक्शन नहीं होती, हाँ किडनी मैच कर रही है आपकी बॉडी के साथ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस होने से ऑफ कोर्स दैट विल बी द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द पेशेंट। सो रीनल फेलियर कैन बी टेम्पोरेरली cured by the dialysis, but permanently kidney transplantation is the ultimate solution of this problem. Thank you very much.